दोस्तों, ये उस लड़की की कहानी है जो हद से ज़्यादा खूबसूरत थी। दोस्तों, इतनी खूबसूरत थी कि जिसने भी उसको देखा उसकी नीयत ख़राब हो गई। जिसने भी उसको जिसको भी मौका मिला उसने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करी। क्या अपने, क्या पराए, क्या दोस्त, क्या दुश्मन, सबका एक ही हाल था। दोस्तों, उसकी खूबसूरती को देखकर हर कोई मर जाता था, समझ लीजिए। तो हम उस लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं। आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, किसी ज़माने में एक कस्बे में एक सेठ जी रहा करते थे जिनका नाम था रघुवर दास। परिवार में 3 लोग थे, सेठ जी, उनका बड़ा बेटा और उनकी एक बेटी थी 16 साल की जिनका नाम था गौरी। उनकी परचून की दुकान थी, काफ़ी सम्मानित व्यक्ति थे, अच्छी खासी दुकान चलती थी। बड़ा बेटा उनके साथ ही दुकान का काम संभालता था सेठ जी के साथ में, और जो लड़की थी वो कस्बे में ही एक स्कूल में पढ़ती थी। दोस्तों, जिस स्कूल में पढ़ती थी उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, और उसी स्कूल में एक मौलवी साहब हुआ करते थे जो शिक्षक हुआ करते थे। दोस्तों, लड़की बहुत खूबसूरत थी, दूध जैसी गोरी थी, गहरी आंखें, गुलाबी ओठ, कमर तक लंबे बाल। तो दोस्तों, जिस स्कूल में वो पढ़ती थी उसमें जो टीचर हुआ करते थे मौलवी साहब, उनकी जो नीयत है उस लड़की पर ख़राब हो जाती है। वो उसको बेवजह अपने पास बुलाते हैं, पूछताछ करते हैं, उसे नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन लड़की बहुत मासूम थे, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो मौलवी साहब सोचते हैं कि बहुत सीधी सादी है और ये इससे बात नहीं समझेगी। एक दिन मौलवी साहब ने कहा कि तुम छुट्टी होने के बाद रुकना। हुआ ऐसे ही, सारे बच्चे चले गए स्कूल से, गेट बंद हो गया और स्कूल में मौलवी साहब और वो लड़की जो है गौरी, वो अकेले 2 लोग बचे। फिर वो टीचर रूम में होता है, अध्यापक कक्ष, उसमें गए, कुर्सी पर बैठे, गौरी को बुलाए, उसको बोले कि अपना बैग रख दो और पास ही में खड़े कर लिए। दोस्तों, फिर उसके हाथों को धीरे से पकड़े और बोले कि ये जो तुम्हारे हाथ हैं दोस्तों, इन हाथों से तुम बहुत सुंदर दिखती हो। ये कहते हुए उन्होंने धीरे से उसका हाथ चूम लिया। उसके बाद उसके पैरों पर अपना पैर रखते हुए बोले कि जब तुम इन कदमों को स्कूल में रखती हो तो बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, उसके बाद वो अपने पैरों से उसको पैर को धीरे धीरे दबाने लगते, सहलाने लगते। और दोस्तों, उसके बाद वो उसके सर पर हाथ रखते हुए उसको बालों को खेलते हुए धीरे धीरे उसके गालों तक अपने हाथ लाकर उसके ओठों पर अपनी उंगलियां रख देते हैं और कहते हैं कि जब तुम इन ओठों से जब पढ़ती हो या कुछ बोलती हो तो फूल बरसते हैं। दोस्तों, अब लड़की ये सब शर्मा रही है, कुछ सोच रही है, हमारी तारीफ कर रहे हैं गुरुजी। तो दोस्तों, उसको ये सब कुछ का कुछ अनुभव था नहीं, ये हरकत कभी उसके साथ उसके ऐसी हरकत हुई नहीं थी। लड़कियों से उसने कुछ ज़रूरी बातें करते सुनी होगी। उसके बाद वो खड़े हो गए और मौलवी साहब, और वो जो ओठों को उसके ओठों से उंगली हटाते हुए उसको किस करने की कोशिश कर रहे थे। फिर वो पीछे हट गई। फिर वो मौलवी साहब आगे बढ़े, कमर से पकड़ लिए, उसको जकड़ लिया कस के, और उसके बाद उसको ज़मीन पर गिरा दिया और बोले कि घबराओ नहीं, ये भी एक पढ़ाई है, ये भी मुझे तुमको पढ़ाना है। अगर पढ़ो नहींगी तो पास कैसे होगी। फिर उसके बाद जो उसके ऊपर झुकते हुए उसके रुपट्टे को निकाल कर फेंक दिया दूर, और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगे, उसके शरीर से, उसके कपड़ों से जब और कपड़ों को अलग करने की कोशिश करने लगे तो उसे कुछ एहसास हुआ कि जो मौलवी साहब कर रहे हैं वो कुछ गलत ही कर रहे हैं। फिर उसने ज़ोर से उनको धक्का दिया और हिम्मत जुटाई। उसके बाद खड़ी हो गई, बोली कि नहीं करना मुझे ये पढ़ाई, आप गंदा काम कर रहे हैं। मौलवी साहब फिर आगे बढ़े तो फिर पीछे हट गई कि वो बोली कि आप गंदा काम कर रहे हैं, मुझे नहीं करना ये काम। दोस्तों, मौलवी साहब इतने फुर्त तो थे ही नहीं कि उसके बाद वो अपना बैग उठाई, रुपट्टा उठाई और वहाँ से चली गई। दोस्तों, अगले दिन फिर स्कूल शुरू हुआ, वो आई मौलवी साहब का, फिर वही सिलसिला
ऐसे ऐसे जब हद से ज़्यादा ही हो गया, मौलवी साहब उसको धमकी भी देने लगे कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगा, तुम्हें शहर से निकलवा दूंगा, तुम्हें भाई को भी पढ़ाया हूँ, तुम्हारे बाप से मेरी अच्छी जान पहचान है, तुम्हारे बाप से मैं बता दूंगा। तो एक दिन गौरी ने किसी लड़की से ये सब बातें डिस्कस करने लगी कि मौलवी साहब ऐसे ऐसे मेरे साथ करते हैं। तो उसने बोला, हाय दैया, तुम चुप रहना, बिल्कुल भी किसी से कुछ भी मत बोलना, वरना भी तुम्हारी बहुत बदनामी होगी, तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी, ऐसा वैसा किसी से मत बोलना, तुम पढ़ाई ही छोड़ दो। दोस्तों फिर उसने क्या किया, स्कूल आना बंद कर दिया। सेठ जी ने बोला कि बेटा स्कूल क्यों नहीं जा रहे? तो बोला, पिताजी मेरे तबीयत ख़राब, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। अगर मौलवी साहब बिल्कुल उनके ऊपर हवस एकदम सवार था, उनके खूबसूरती के कायल हो चुके थे, शेर के मुँह खून लग चुका था। अब वो सोच रहे थे कि जैसे तैसे इसका जो है हासिल करना ही है मुझे, और नहीं कर पाऊँगा तो इसको किसी काम का नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों एक दिन वो पहुंच गए सेठ जी के घर। सेठ जी दुकान में थे, मौलवी साहब को देखे, बोले कि अरे मौलवी साहब आप आए, बोले बैठिए। तो मौलवी साहब बोले कि गौरी स्कूल क्यों नहीं आ रही है? उन्होंने बोला, पता नहीं, बोलती है तबीयत ख़राब है। तो वो बोलते हैं बुला दो। तो गौरी को बुलाए और खुद ही चले गए, क्योंकि व्यस्त आदमी थे, उनकी दुकान पे हमेशा 10-5 कस्टमर खड़े रहते थे। बोले ठीक है कि मैं भी आता हूँ। गौरी आई, उनके पास खड़ी हुई, बोले कि कब तक भागोगी तुम? मेरा कहा मान लो, और वरना बहुत पछताओगी। दोस्तों वो बोली कि मुझे नहीं पढ़ाई करना, मुझे नहीं स्कूल आना, आप चले जाओ यहाँ से। इतना कहकर वो चली गई। फिर से सेठ जी को ध्यान आया कि अरे मौलवी साहब बैठे, उनको चाय पानी भी पिलाना है। आए, वो बोले कि हाँ क्या हुआ मौलवी साहब? गौरी का क्या हुआ, चली गई? बोले हाँ कि वो चली गई, मुँह लटका के बैठे थे। फिर वो बोले, सेठ जी मुझे आपसे एक बात करनी है। तो बोले बताइए। बोले ये जो आपकी जो लड़की है, इसका चाल चलन ठीक नहीं है। सेठ जी सन्न रह गए, उनकी इतनी सीधी लड़की। बोले क्या हुआ मौलवी साहब? बोले ये जो है इसका कई लड़कियों के साथ संबंध है, और ये एकदम से बदचलन है। मैंने इसको बहुत समझाया और मेरी भी बात नहीं मानी, और जब सर से ऊपर पानी हो गया तब समझ लीजिए मैं आपके पास आया कि ये जो लड़की है, किसी न किसी आपका नाक कटवा करके, आपका नाम खराब करके, आपकी इज्जत को मिट्टी में मिला करके ये चली जाएगी, आप देख लेना। सेठ जी काटो तो खून नहीं उनको। बोली कि मौलवी साहब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? बोले मेरा कहा मानो, इसको घर से निकाल दो या इसको मार डालो, या ये लड़की तुम बाप बेटों को ही मरवा डालेगी। दोस्तों इतना कहकर ही मौलवी साहब चले गए। अब सेठ जी परेशान, सारा दिन किसी तरीके से उन्होंने अपना काम किया। शाम को अपने बेटे को अपनी परेशानी बताई कि देखिए बोलो बेटा, अगर ये रहेगी तो समझ लीजिए कि हमारी इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल जाएगी, और हम दोनों कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उस ज़माने में दोस्तों ये सब जो बातें हैं बहुत बड़ी बात होती थी। आदमी अपनी जान दे देता था लेकिन अपनी इज्जत नहीं गंवाने देता था। दोस्तों तो उन लोगों ने प्लान बनाया कि 2-4 घूमने के बहाने इसको कहीं ले चलते हैं, और वहीं कहीं नदी नाले में इसको कहीं धक्का दे देंगे, और आकर बोल देंगे अपने शहर में, कस्बे में, गांव वालों से कि घूमने गए थे कि पैर फिसल गए, नदी में गिर गई, चली गई। तो उन लोगों ने प्लान के मुताबिक प्लान बनाई ही लिया, घूमने निकले। गौरी को लेकर बोला कि चलो कहीं घूम के आते हैं, तुम्हारी तबीयत जो है सही हो जाएगी। फिर घूमते घामते उनको घूमना तो था नहीं, प्लान कुछ दूसरा ही था। उनको एक जगह मौका मिला 2-3 दिन बाद, एक जंगल में एक नदी था, वहाँ पर वो लोग रात गुजारे। और आधी रात को जब गौरी न गहरी नींद में सो गई, बेटा भी सो गए, सेठ जी को तो नींद आ नहीं रही थी।
वो उठे और अपने बेटे को जगाया कि बोले कि बेटा यही वक्त है, इसका गला दबा दो और उसके बाद ले जाके नदी में फेंक दो। दोस्तों, मैं तो बाप हूँ, मुझसे मारा नहीं जाऊँगा। मैं इसको बहुत प्यार करता था। मैं जाकर कुछ दूरी पर खड़ा रहता हूँ, 1-2 किलोमीटर दूरी पर। तुम जो हो इसको मार कर उसके बाद आ जाओ। सेठ जी चले गए। दो लड़के ने ऐसा ही किया, उठा और उसका गला दबाने जा रहा था। फिर सोचा कि एक बार इसको मैं बता दूं कि मैं इसको मार क्यों रहा हूँ। फिर वो जगाया, बोला कि देख, तूने ये काम किया है, तुझे हम मारने आए हैं और पिताजी ने कहा है कि इसको मार डालो, नहीं तो ये हम दोनों को ये मरवा डालेगी। फिर वो रोने लगी। उसने बोला कि भैया ऐसी बात नहीं है, मौलवी साहब गंदे हैं, उन्होंने खुद ऐसा ऐसा किया है मेरे साथ। तो बोला जो भी हो, पिताजी बहुत सख्त आदमी है और मैं तुझे नहीं मारूंगा तो मुझे भी मार डालेंगे और तुझे भी मार डालेंगे, पिताजी बहुत सख्त हैं। तो बोला कि ठीक है कि हम दोनों के मरने के अच्छा है कि मैं ही मर जाता हूँ, आप पिताजी की ख्याल रखना, आप उनकी देखभाल अच्छे से करना। इतना कहते ही वो रोने लगी, भाई भी रो दिया। बोला कि ठीक है, मैं तुझे मार नहीं रहा हूँ, लेकिन पास में नदी बह रही है, उसमें जाना, डूब जाना, मर जाना, जहाँ भी जाना, जो मर्जी करना, घर कभी लौट कर मत आना। ये समझ लेना कि तू हमारे लिए मर चुकी और हम तुम्हारे लिए मर चुके हैं। दोस्तों, तो उसे कहती है कि जा। फिर वो बहन कर वही को छोड़कर चला आया। चला आया तो बाप ने बोला कि मार दे, तो उसने कहा हाँ मार दिया। फिर दोनों वहाँ से वो निकल गए। सारी रात वहाँ पर रोती रही। सुबह जो हुआ देख रही जंगल में कहाँ जाए, और ऐसी जगह टिके ही थी वो लोग कि भटकते भटकते फिर वो नदी के किनारे इधर उधर करते हुए पहुंचती है। जाके एक घाट पर वहाँ पे जाके देखती है कि एक नाविक जो है, जो मल्लाह जो है, एक अपने नाव पर बैठा हुआ है। वहाँ पर जाकर उसको वह बताई कि भैया मुझे उस पार कर दो, वहाँ पे कोई गांव है क्या। तो उसने बोला कि इतनी सुंदर लड़की जवान इस जंगल में कहाँ से आ रही, इसके साथ कोई नहीं है। उसने पूछा कि कौन हो तुम, कहाँ जा रही हो। तो उसने उसकी सारी बात उसको बता दी मल्लाह को। मल्लाह ने सारी बात सुनी। उसने सोचा कि इसके ना आगे पीछे कोई है नहीं, इसको मारने आए ही थे। तो अब अपना में उसके नियत खराब हो गई। दोस्तों, तो मल्लाह ने सोचा कि सारा दिन इसको ऐसे बहकाए रखता हूँ और जो शाम को रात भर इसको जो मर्जी होगी रात भर करूँगा, उसके बाद मैं इसको इसी नदी में फेंक दूंगा, मार डालूंगा। फिर सारा दिन उसको बोलता बैठा, झोपड़ी में अपने बना रखा था पानी से बचने के लिए। बोला बैठो वहीं पर, मैं तुम्हें पार कर दूंगा। अब सारा दिन वो लोगों को पार करता रहा। सुबह दोपहर से शाम हो गई। तो उसने बोला भैया अब तो पार कर दो, अब तो रात होने वाली है। उसने बोला ठीक है। आया, झोपड़ी में बैठी थी और आते ही रात राक्षसों की तरह उस पर टूट पड़ा। दोस्तों, उसको पटक दिया, उसको दबोच दिया। उसके बाद उसके जानवर की तरह नोचने लगा और वो विरोध करने लगी और उसका मुंह बंद कर दिया। उसके कपड़े भी फाड़ डाले, ऊपर के लगभग निकाल कर फेंक दिए। और जो अब वो दिन भर की भूखी प्यासी, उसके अंदर ऐसे भी जान नहीं थी, वो विरोध नहीं कर पाई। पूरी तरह से मनमानी वो करता रहा, जो मर्जी उसका आता। लेकिन तभी जो उसकी उंगली है उसके मुंह में आ गई और उसने जोर से दांत काट लिया मल्लाह को, और वो दर्द से गिड़गिड़ा उठा। उसके बाद उसके वहाँ से किसी तरीके से भागी। पास में जो नदी थी और नाव वहाँ पर बांध रखा था, उसने उस पर बैठ गई और रस्सी को उसको खोल कर धक्का दे दिया। इससे पहले कि मल्लाह कुछ समझ पाता, नाव जो है वो खुल चुकी थी। दोस्तों, अब ये दौड़ते हुए गया, कूदा पानी में, उसको पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन बहाव तेज था पानी का, तो जो इसलिए वो कुछ कर नहीं पाए। नाव वहाँ से काफ़ी दूर निकल चुकी थी। एकदम नंग अवस्था में, फटे हुए कपड़ों में, एक किसी तरीके से अपनी इज्जत को बचाकर वो नाव पर बैठकर अब अनजान मंजिल की तरफ चल पड़ी। दोस्तों, रात हो गई।
नाव चलती रही। अब जाने कब नींद आ गई। सुबह जब आँख खुलती है तब देखती है कि दोनों तरफ जंगल ही जंगल, जंगलों के बीच में नदी बहती हुई जा रही है। उसने देखा कि सुबह हो गए, पता नहीं कितनी दूर मैं आ गई। तो उसने सोचा कि नदी के किनारे गांव होता है, शहर होता है, अगर दिन है मुझे ऐसे नंगे हालत में कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। और हिम्मत भी नहीं थी कि कूद के मर जाती उसमें पानी में। किसी तरीके से वो हाथ से ऐसे कर करके नाव को किनारे ले गई और वहाँ पर जंगल में ही वो उतर गई। भूख लगी ही थी, पेड़ों के पत्ते उत्ते घास वास खाए उसने, घास फूस। उसके बाद वहीं पर सारा दिन बैठी रोती रही। फिर रात हो गई और कुछ दूर जाती तो देखती कहीं कोई नहीं थी। सोचती कहीं कोई लकड़ी उकड़ी तोड़ने वाली औरतें आती, उनसे अपनी आप बीती सुनाती, उनसे कपड़े उपड़े मिल जाते और तन ढकने के लिए। लेकिन कोई मिला नहीं। जंगल काफ़ी बड़ा था, उसका अंत नहीं था, अता पता नहीं था कितना बड़ा जंगल है। तो ऐसे ऐसे 2-4 दिन बीत गए। रात को जंगली जानवर आते, नदी के किनारे पानी पीते, पेड़ चढ़ जाती और बहुत बुरे हालत में रो रो कर उसने ये दिन काटे हैं। एक दिन वो पानी पी रही थी और देखी पास में एक घोड़ा भी पानी पी रहा था कुछ दूरी पर। उधर देखती है तो देखती है कि उसके पास पीछे से एक युवक आ रहा है जो घोड़े के पीठ पर अपना हाथ रख रहा है। उसको देखकर वो डर गई, छुप गई। और उसके बाद दोस्तों बाकी की कहानी मैं आपको दूसरे पार्ट में आपको बताऊंगी, क्योंकि कहानी काफ़ी लंबी हो जा रही है। अगली मतलब इसकी आगे कहानी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि उसके साथ कौन था, आगे उसके साथ क्या क्या होता है। लेकिन अभी तक आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरे पार्ट का इंतजार करिए। कल दूसरा पार्ट अपलोड करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।